अवस्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास, और प्राचीन भारतीय इतिहास में हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो पूर्व के लेक्चर में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा था विभिन्न विद्वानों के द्वारा बताया गया उसका काल निर्धारण। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे। तो आइए पढ़ते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। हमारा विषय है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता या सैंधव सभ्यता के निर्माता। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता। अब एक ये विवादित प्रश्न है। अभी तक किसी भी तरह से ये नहीं कहा जा सकता है कि इस सभ्यता के निर्माण किसने किया, फिर भी कुछ विशेष तौर के कयास हैं। तो आइए उनमें से देखते हैं कि किन किन विद्वानों ने ये बताया कि इस सभ्यता का निर्माण किसने किया। तो डॉक्टर लक्ष्मण यानी डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र इन दोनों लोगों ने यह बताया कि सैंधव सभ्यता और वैदिक सभ्यता, इन दोनों सभ्यताओं के निर्माता आर्य ही थे। सैंधव सभ्यता और वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि इन दोनों सभ्यताओं का निर्माण जो है आर्यों ने किया। लेकिन अब आप अभी तक के अध्ययन से पढ़े हैं कि इन दोनों सभ्यताओं के निर्माता आर्य नहीं हो सकते, क्योंकि आर्यों का आगमन बाद में हुआ और ये सभ्यता आर्यों के भारत आगमन से पहले थी। आर्य लोग जो है चरवाहों के रूप में भारत में प्रवेश किए, लेकिन इनका मानना यह है कि इन दोनों के निर्माता जो है आर्य ही थे। अगली बात जो आती है वो ये है कि गार्डन चाइल्ड जो इतिहास के विद्वान हैं, गार्डन चाइल्ड जो है सैंधव सभ्यता के निर्माता के रूप में जो है सुमेरियन लोगों को मानते हैं। गार्डन चाइल्ड सैंधव सभ्यता
के रूप में सुमेरियन लोगों को मानते हैं। यानी सुमेरिया के जो निवासी थे, सुमेरियाई थे, सुमेरियन लोगों को मानते हैं। ठीक, यानी इनका मानना ये था कि सुमेरियाई लोगों ने जो है इस सभ्यता का निर्माण किया। ये मानना है गार्डन चाइल्ड का। राखाल दास बनर्जी इस सभ्यता के निर्माता के रूप में द्रविड़ों को मानते हैं, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा की खुदाई की। तो राखाल दास बनर्जी राखाल दास बनर्जी इस सभ्यता का निर्माता, इस सभ्यता का निर्माता द्रविड़ों को मानते हैं। द्रविड़ों को मानते हैं। ठीक, द्रविड़, उनका मानना है कि द्रविड़ लोग जो थे वो इस सभ्यता के निर्माता थे। ठीक, ये बात मैंने पूर्व के लेक्चर में भी बताई थी। तो आगे जो है, जो मार्टिन व्हीलर है, मार्टिन व्हीलर का कहना है कि ऋग्वेद में जिन दस्यु और दासियों का वर्णन किया गया है, ऋग्वेद में जिन दस्यु और दासियों का उल्लेख आया है, वही सिंधु घाटी की सभ्यता के निर्माता थे, वही सैंधव सभ्यता के निर्माता थे। तो ये दस्यु और दास ये संभवतः द्रविड़ ही थे। ठीक है, मार्टिन व्हीलर का मानना है कि सैंधव सभ्यता के निर्माता, सैंधव सभ्यता के निर्माता ऋग्वेद में वर्णित दस्यु एवं दास थे। ठीक है, मार्टिन व्हीलर का ये मानना है कि दस्यु और दास्य जिनका वर्णन ऋग्वेद में है, इन्हीं लोगों ने जो है सिंधु घाटी की सभ्यता का निर्माण किया, सैंधव सभ्यता का निर्माण किया। ठीक है, इसी क्रम में जो है अब रमाशंकर त्रिपाठी इनका मानना यह है कि ऐतिहासिक ज्ञान की सीमा पर खड़े होकर अभी तक सिंधु सभ्यता की निर्माताओं के रूप में
अभी हमारा मौन रहना ही ज़्यादा सराह और श्रेयस्कर है। यानी अभी तक पूर्ण रूप से क्लियरली ये नहीं कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का निर्माण किसने किया। तो इनका मानना है कि अभी हमारा जो है साइलेंट रहना ही ज़्यादा श्रेयस्कर है, चुप रहना ही ज़्यादा श्रेयस्कर है। यानी ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि इस सभ्यता का निर्माण किसने किया। अब जो है हम आते हैं मुख्य स्थल। हड़प्पा सभ्यता के मुख्य स्थल कौन है? हड़प्पा सभ्यता, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, मैं पहले बता चुका हूँ। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, नदी घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सारे नाम एक ही हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के मुख्य स्थल, पहले स्थल के बारे में हम जानकारी करेंगे और पहला स्थल है हड़प्पा। ठीक, यहीं पर आप जानते हैं कि सन 1921 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में खुदाई हुई। ठीक है, राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में यहाँ पर खुदाई हुई। और वैसे तो जो है मैं पहले बता चुका हूं कि यहाँ पर पाए गए ध्वंसावशेषों की जानकारी सबसे पहले जो है चार्ल्स मैसर्न ने दी थी। ठीक है, चार्ल्स मैसर्न ने 1886 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित या हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए 2 टीलों के बारे में जानकारी दी थी। तो ये वो पहला स्थल है जहां पर खुदाई हुई 1921 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में। और ये जो है सॉरी, ये खुदाई जो है 1921 में दयाराम साहनी, वेरी सॉरी, दयाराम साहनी 1921 में दयाराम साहनी, वेरी सॉरी, दयाराम साहनी ने, ठीक है, 1921 में जो है दयाराम साहनी ने इस स्थल का उत्खनन कार्य प्रारंभ कराया। दयाराम साहनी ने इस स्थल का उत्खनन कार्य यानी खुदाई, उत्खनन कार्य आरंभ कराया। ठीक, यानी 1921 में दयाराम साहनी ने यहाँ पर खुदाई शुरू करवाई। और मैं बता चुका हूँ कि 1886 में चार्ल्स मैसर्न ने यहाँ पर पाए गए 2 टीलों की जानकारी दी थी। और ये जो हड़प्पा स्थल है ये करीब 5 किलोमीटर के क्षेत्र में बसा हुआ था। ये नगर करीब 5 किलोमीटर, अब ये देखिए जो 5 किलोमीटर का क्षेत्र है बहुत बड़ा होता है। उस समय के हिसाब से हम देखें तो काफ़ी बड़ा होता है। ये नगर करीब 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था। ठीक, और इसके अतिरिक्त यहाँ जो 2 टीले प्राप्त हुए हैं, ठीक है, तो इन दोनों टीलों को जो है पूर्वी टीले को, ये सवाल पूछा गया है
यानी पूर्वी दिशा में जो टीला था, पूर्वी टीले को नगर टीला, ठीक है, पूर्वी टीले को नगर टीला और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा गया है। पूर्वी टीले को नगर टीला और पश्चिमी टीले को पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा गया है। इससे सवाल बना है कई बार, ठीक। तो टीला क्या है कि जो ऊंचा ऊंचा स्थल होता है, कहीं पर भी ऊंचाई वाला भाग, जमीन से ऊपर उठा हुआ हिस्सा होता है, उसे टीला कहते हैं। तो जो पूर्वी टीला था उसे नगर टीला की संज्ञा दी गई है और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला की संज्ञा दी गई है। समझ आ गया? ये पूर्वी टीला नगर टीला था और पश्चिमी टीला जो है ये दुर्ग टीला था। तो नोट कर लीजिए इसे। यहां से जो है और भी कुछ आश्चर्यजनक चीजें प्राप्त हुई हैं और उनमें से हम उनका जिक्र करेंगे। पढ़ रहे हैं हड़प्पा के बारे में। तो हड़प्पा के बारे में जो अगली बात आती है वो ये है कि यहां से, यानी हड़प्पा से, यहां से छह कक्षों वाले, समझ में आया? यहां से छह कक्षों की दो पंक्तियों में कुल 12 कक्षों वाले अन्नागार, यानी अन्नागार का मतलब जहां पर अनाज का भंडारण किया जाता था, अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और ये जैसे क्या है कि मान लीजिए ऐसे दो पंक्तियां हैं, 1 5 1 2 3 4 5 6, ये बीच में रास्ता हो गया। 6 कमरे ये हैं, 6 कमरे ये हैं, इस तरह से कुल 12 कमरा वाला जो है ये अन्नागार प्राप्त हुआ है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल 2745 वर्ग मीटर से अधिक है। इस अन्नागार का क्षेत्रफल 2745 वर्ग मीटर से अधिक है। इस अन्नागार का क्षेत्रफल
2745 वर्ग मीटर से अधिक है। साथ ही साथ श्रमिक आवास बने हुए थे। श्रमिक आवास के रूप में विकसित करीब 15 मकानों की 2 पंक्तियां मिली हैं। श्रमिक आवास यानी मजदूरों के रहने की जगह। श्रमिक आवास के रूप में 15 मकानों की 2 पंक्तियां मिली हैं। यानी 2 कतारों में जो है इस तरह से श्रमिक आवास मिले हैं। एक तरफ 7 है और एक तरफ 8 है। ठीक है, यानी उत्तरी पंक्ति में 7 और दक्षिणी पंक्ति में 8 मकान है। इस तरह से मान लीजिए ये उत्तरी पंक्ति हो गई तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी तो उत्तरी पंक्ति में 7 मकान, उत्तरी पंक्ति में 7 और दक्षिणी पंक्ति में 8 मकान है। समझ आ गई बात। इसके अतिरिक्त जो है प्रत्येक मकान का आकार लगभग 17 गुणे 7.5 मीटर का है। प्रत्येक मकान का आकार प्रत्येक मकान का आकार 17 गुणे 7.5 मीटर, यानी 17 मीटर लंबा और 7.5 मीटर चौड़ा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी बड़ा होता है एक मकान ये। तो मोटा मोटा अगर देख लें तो 17 सत्ते 119 वर्ग मीटर क्षेत्रफल होता है मोटा। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली। तो इस तरह से जो है प्रत्येक मकान का आकार 17 गुणे 7.5 मीटर का है। खास बात है क्योंकि उस समय इस प्रकार से जो है एक ही तरह एक ही नाप के मकानों का बना होना वर्तमान की जो फ्लैट जैसी स्थितियां हैं या कॉलोनी फ्लैट न कहेंगे, कॉलोनी कहेंगे कि कॉलोनी के रूप में जो है इस तरह के मकान बनते हैं आज भी। तो श्रमिक साथ ही साथ एक खास बात यह है कि श्रमिक आवास के नजदीक 14 भट्ठों के अवशेष मिलते हैं। श्रमिक आवास के नजदीक 14 भट्ठों, भट्ठा का मतलब जिसमें मिट्टी के बर्तन पकाए जाते हैं। ठीक है,
14 भट्ठों के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, श्रमिक आवास के नजदीक 14 भट्ठों के अवशेष मिलते हैं और यहाँ पर जो है एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, पीतल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे जिनका उपयोग संभवतः फसल को दबाने में किया जाता था, साथ ही साथ गेहूं जौ के दानों के अवशेष मिले हैं। यानी और क्या प्राप्त हुआ है यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेष, अन्य अवशेष में यहाँ से क्या क्या मिला है। ठीक है, एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, यानी मछली पकड़ने वाले का चित्र प्राप्त हुआ है यहाँ से। ठीक, इसके बाद शंख का बना बैल, शंख का बना बैल, यानी जो शंख होता है उसको काट करके बैल की आकृति बनाई गई है। इसके बाद पीतल का इक्का, पीतल का बना इक्का, इक्का गाड़ी जो होती है ना तांगे की तरह, तांगे में छतरी नहीं होती है, इक्के में छतरी होती है। ठीक है, और ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, संभवतः अनाज को दबाने में या फसल को दबाने में इनका उपयोग किया जाता था। समझ में आया? इसको जो है कहीं कहीं पर गेंद बोलते हैं, गेंद। अनाज को जो है इसी पे डाल दिया जाता है और वो अनाज उसी के ऊपर पत्थर का टुकड़ा रख दिया जाता है तो फसल सुरक्षित रहती है, यानी अनाज सुरक्षित रहता है। इसे जो है कहीं कहीं पर गेंद बोलते हैं, गेंद। वर्तमान में अब ये परिपाटी बंद हो गई क्योंकि स्टील के बने हुए जो है कुठार, अन्न कुठार आने लगे हैं, है ना, जिसे कुठला कहते हैं कहीं कहीं पर। और साथ ही साथ इसको जो है जब ये ज़्यादा बड़ा होता था तो इसको खौं बोलते थे, खौं। ये अभी 30-40 साल पहले तक की बात है, इस तरह की चीज़ें उपयोग की जाती थी, लेकिन वर्तमान में इनका प्रचलन पूरी तरह बंद हो चुका है। और इसके अतिरिक्त जो है यहाँ से क्या मिला है, गेहूं और जौ के दानों के अवशेष, गेहूं और जौ के दानों के अवशेष, यहाँ से जो है गेहूं और जौ के दानों के अवशेष मिले हैं। साथ ही साथ हड़प्पा के सामान्य आवास के क्षेत्र दक्षिण में एक कब्रिस्तान जिसे समाधि R37, ठीक है, सामान्य आवास के दक्षिण में से
जो सामान्य आवास था, यानी पूर्वी किला, सामान्य आवास के दक्षिण में इससे सवाल पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो सामान्य आवास के दक्षिण में कब्रिस्तान, कब्रिस्तान मिला है, जिसे R37, ठीक है, R37 नाम दिया गया है, जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। तो ये हुई हड़प्पा की जानकारी। हड़प्पा के संबंध में आज हमने विस्तार से पढ़ा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई परेशानी है, प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।